2013 का वह प्रीति राठी केस था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। आप हैवानियत की कई कहानियां सुन चुके होंगे, लेकिन आज जो सच्चाई आप जानने वाले हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और शायद आप अपने आंसू रोक ना पाएं। यह वह घटना थी जिसने 2013 में पूरे देश को रुला दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील ने इस अपराध को महिलाओं के खिलाफ हुई अब तक की सबसे बड़ी बर्बरता बताया। जब जज ने इस केस पर अपना फैसला सुनाया तो उनकी टिप्पणी सुनकर हर कोई भावुक हो गया था। यह घटना क्या थी और कहां घटी थी, इसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। इस केस की सुनवाई कर रही जिन्हें फैसला सुनाते समय ऐसी टिप्पणी की थी। इसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर ये घटना क्या थी और कहां घटी थी? इस केस की सुनवाई के दौरान जज ने क्या टिप्पणी की थी? इस केस में और क्या कुछ हुआ था? यह घटना 1 मई 2013 की है, जो सामान्य लोगों के लिए तो एक आम दिन था, लेकिन दिल्ली के नरेला में रहने वाली 23 वर्षीय प्रीति राठी के लिए बेहद खास। प्रीति उस दिन पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी और उसके मन में उत्साह के साथ थोड़ी घबराहट भी थी। प्रीति ने दिल्ली से नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी और अब वह मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनने का सपना देख रही थी। इसी बीच इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी आई, जिसके लिए प्रीति ने आवेदन किया और परीक्षा पास कर ली। प्रीति का चयन नेवी में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में हो गया। अब उसे मुंबई के कोलाबा स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था, जहां उसे INS मुंबई में सेकंड लेफ्टिनेंट की ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। चूंकि यह पहला मौका था जब प्रीति दिल्ली से बाहर जा रही थी, उसके साथ उसके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी मुंबई जाने के लिए गरीब रथ एक्सप्रेस से साथ थे। 1 मई 2013 को तय समय पर ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंची और प्रीति अपने परिवार के साथ ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में काफी भीड़ थी और वहां एक युवक भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से छुपा रखा था और कैप पहन रखी थी। वह किसी से बात नहीं कर रहा था, बस कभी उठकर बाथरूम की ओर जाता था और फिर आकर सीट पर बैठ जाता था। वह बार बार प्रीति को देखने की कोशिश कर रहा था, जिसे प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस किया और वे सतर्क हो गए। रात गुजर गई और सुबह होते ही ट्रेन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर पहुंची। अब तारीख 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति और उसके परिवार वाले ट्रेन से उतर गए। स्टेशन पर उतरते ही प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वह धीरे धीरे चल रही थी, जबकि उसके पिता, चाचा और चाची उससे कुछ कदम आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा कि वह अपने परिवार से काफी पीछे रह गई है, तो उसने तेजी से चलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर छुआ है। वह तुरंत पीछे मुड़ी और देखा कि वह वही युवक था जिसने ट्रेन में अपना चेहरा गमछे से छुपा रखा था। प्रीति कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह युवक एक डिब्बा निकालता है और प्रीति के चेहरे पर कुछ फेंकता है। जैसे ही वह फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर गिरती है, वह दर्द से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर उसके पिता और चाचा चाची दौड़कर उसके पास आते हैं और अन्य यात्रियों का जमावड़ा भी लग जाता है। लोगों को जल्दी ही समझ में आ जाता है कि किसी ने प्रीति पर एसिड फेंका है। प्रीति के पिता और चाचा चाची उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एसिड के छींटे उनके हाथों पर भी लग जाते हैं। इसके बावजूद वे प्रीति की मदद में जुटे रहते हैं। वे उसे तुरंत उठाकर स्टेशन मास्टर के ऑफिस ले जाते हैं। प्रीति की हालत गंभीर होने के कारण रेलवे अधिकारी उसे पास के गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। इस बीच वह नकाबपोश युवक वहां से भागने की कोशिश करता है। प्रीति की चीख सुनकर पास खड़े समीर शेख नामक युवक उस डिब्बे को उठाकर समझने की कोशिश करता है कि अचानक क्या हुआ। यह घटना न केवल प्रीति और उसके परिवार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक दर्दनाक अनुभव बन गई। डब्बे से निकलते एसिड के कुछ छींटे समीर के हाथों पर भी पड़ते हैं। वह तुरंत डिब्बा नीचे गिरा देता है और समझ जाता है कि यह एसिड अटैक है। इसके बाद वह तुरंत उस नकाबपोश व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर देता है, साथ ही चिल्लाता है, सलीम, सलमान, उसे पकड़ो, पकड़ो। सलीम और सलमान समीर के दोस्त थे। समीर को जब यह एहसास हुआ कि लड़की पर एसिड अटैक हुआ है,
तो उसने नकाबपोश का पीछा करना शुरू किया और अपने दोनों दोस्तों को भी उसे पकड़ने के लिए कहा। वे भी उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वह नकाबपोश उन सभी को चकमा देकर भागने में सफल हो जाता है। समीर, सलीम और सलमान, इन तीनों नामों को याद रखिए, क्योंकि इस केस में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। प्रीति को तुरंत गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसका इलाज शुरू होता है। वहीं प्रीति के पिता, चाचा, चाची और समीर शेख को भी बाबा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्पॉट पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। समीर के जख्म ज्यादा गंभीर नहीं थे, इसलिए कुछ ही देर बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। पुलिस उसे वापस घटना स्थल पर लाकर उसके बयान के आधार पर पंचनामा दर्ज करती है और वहां से सबूत भी इकट्ठे करती है। चूंकि प्रीति की हालत गंभीर थी, उसे बाबा हॉस्पिटल ले जाने की बजाय गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां बर्न यूनिट और अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी थी। इसलिए कुछ देर बाद प्रीति को मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां पहुंचते ही उसका इलाज शुरू हो गया। पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि उसकी आवाज जा चुकी थी। प्रीति का चेहरा बुरी तरह से जल चुका था और उसकी गर्दन पर भी गंभीर घाव थे। इस कारण पुलिस उसका बयान दर्ज नहीं कर पाई। हालांकि प्रीति के शरीर पर गहरे जख्म थे, लेकिन उसका हौसला अब भी मजबूत था। वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसने हाथ से लिखने का इशारा किया। उसे पेन और पेपर दिया गया और वह लिखकर डॉक्टर और अपने माता पिता से बात करने लगी। इस एसिड अटैक की खबर मीडिया में फैल चुकी थी और धीरे धीरे यह घटना अखबारों और टेलीविजन की सुर्खियों में छा गई। देश भर में इस घटना के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा और कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होने लगे। लोग जल्द से जल्द प्रीति के हमलावर को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग करने लगे। पुलिस पर भारी दबाव था कि वह अपराधी को जल्द से जल्द पकड़े, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। हालांकि स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने अपराधी का स्केच तैयार करवाया और उसकी तलाश शुरू की, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली थे। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वह कैसी है। पवन कुमार, जो बीटेक का छात्र था और पहले से ही प्रीति से जान पहचान रखता था, ने प्रीति की बहन तनु को फोन कर उसकी हालचाल पूछी। तनु ने यह जानकारी अपने पिता अमर सिंह राठी को दी, जिन्होंने तुरंत जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद पुलिस ने वह स्केच, जिसे गवाहों के बयानों के आधार पर तैयार किया गया था, प्रीति को दिखाया और उससे पूछा कि क्या वह इसे पहचानती है। प्रीति ने बोर्ड पर 3 नाम लिखे, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। उसने बताया कि इस स्केच में दिखने वाला व्यक्ति इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। चूंकि पवन कुमार ने हाल ही में प्रीति का हालचाल जानने के लिए फोन किया था, पुलिस को शक हुआ कि पवन कुमार ही वह व्यक्ति हो सकता है जिसने प्रीति पर एसिड फेंका हो और वह यह जानना चाह रहा था कि प्रीति जीवित है या नहीं। इस आधार पर पुलिस ने पवन कुमार को संदेह के घेरे में लेते हुए जांच शुरू की और उसकी तलाश में जुट गई। कुछ दिनों की तलाश के बाद 9 मई 2013 को पुलिस ने पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और वे जल्द से जल्द अपराधी को कड़ी सजा दिलाने की मांग करने लगे। वहीं लोग प्रीति के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी कर रहे थे, लेकिन प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। मसीना हॉस्पिटल में उसे कई दिनों से भर्ती किया गया था और कई सर्जरी भी हो चुकी थी, मगर उसकी हालत में सुधार की बजाय और बिगड़ने लगी। धीरे धीरे प्रीति के आंतरिक अंग काम करना बंद कर रहे थे। मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टरों को यह महसूस हुआ कि प्रीति की हालत गंभीर हो रही है, इसलिए उन्होंने उसे बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर कर दिया ताकि उसे बेहतर इलाज मिल सके। चूंकि यह मामला पूरे देश में गहरी संवेदना और आक्रोश पैदा कर चुका था, सरकार ने भी प्रीति के लिए सबसे अच्छा इलाज मुहैया कराने का फैसला किया। बॉम्बे हॉस्पिटल में पहुंचते ही देश के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई, जिसे प्रीति के इलाज की जिम्मेदारी दी गई। लाख कोशिशों के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली गई। फिर भी डॉक्टरों ने हार नहीं मानी और उसकी जान बचाने के हर संभव प्रयास जारी रखे।
एसिड अटैक के करीब 2 महीने बाद 1 जून 2013 को प्रीति की हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु हो गई। प्रीति की मौत की खबर से पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। हर कोई इस सदमे में था कि इतनी जुझारू लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मौत के बाद पोस्टमार्टम किया गया और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया गया। लेकिन प्रीति के परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और प्रीति के शव के साथ एक प्रदर्शन रैली निकाली। अंततः सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया गया। प्रीति की मौत के बाद हर किसी की एक ही मांग थी कि उसके कातिलों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। पुलिस ने पवन कुमार को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस भी अब तक कोई सबूत नहीं जुटा पाई थी। इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी ने अपने स्तर पर जांच की और पाया कि 2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में नहीं था, बल्कि वह रोहतक में था। बाद में पुलिस ने भी पवन कुमार के फोन की लोकेशन हिस्ट्री निकाली, जिससे पुष्टि हुई कि घटना वाले दिन वह वाकई रोहतक में था। यह तथ्य कि पुलिस नहीं बल्कि प्रीति के पिता ने पवन कुमार के रोहतक में होने की पुष्टि की, पुलिस की बड़ी नाकामी साबित हुई और इसने संकेत दिया कि पुलिस जांच सही ढंग से नहीं कर रही थी। इसलिए प्रीति के पिता ने कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की और मुंबई सीआईडी से जांच की मांग की। कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और मामले की जांच सीआईडी मुंबई को सौंप दी। सीआईडी ने जांच की शुरुआत प्रीति राठी के घर से की, जहां उन्होंने कुछ जानकारी इकट्ठा की। इसके अलावा सीआईडी के अधिकारी प्रीति के कुछ करीबी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करने लगे। पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने उसे ठुकरा दिया था। इसके बाद अंकुर प्रीति से शादी करने पर जिद करने लगा, लेकिन प्रीति ने इसे भी मना कर दिया। रिश्तेदार के अनुसार इसी के बाद अंकुर ने प्रीति को परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। यह जानकारी पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग साबित हुई। पुलिस ने तुरंत अंकुर पवार का पता लगाया और उसे पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने अंकुर से पूछा कि 1 मई 2013 को वह कहाँ था। अंकुर पुलिस की पूछताछ में सही जवाब नहीं दे पाया और बार बार अपने बयान बदलता रहा। पुलिस ने देखा कि उसके दोनों हाथों पर जलने के निशान थे, जो एसिड से जलने के निशानों की तरह दिखते थे। इन सब चीजों ने पुलिस का शक और बढ़ा दिया और 17 जनवरी 2014 को उन्होंने अंकुर को मुंबई लाकर फिर से पूछताछ की। थोड़ी पूछताछ के बाद यह साफ हो गया कि प्रीति पर एसिड फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि अंकुर पवार ही था। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल जांच के लिए जे हॉस्पिटल भेज दिया। पूछताछ में अंकुर ने कबूल किया कि वह प्रीति को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब प्रीति ने मना कर दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया। प्रीति ने भारतीय नौसेना में नौकरी भी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर बेरोजगार था, जिससे उसके घरवाले उसे ताने देते थे। इस वजह से अंकुर को प्रीति से और भी जलन होने लगी और उसने तय कर लिया कि वह प्रीति को सबक सिखाएगा। उसे मालूम था कि प्रीति 1 मई को मुंबई जाएगी, इसलिए वह भी उसी ट्रेन में सवार हो गया। अंकुर ट्रेन के अंदर ही प्रीति पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन भीड़ और प्रीति के माता पिता की सतर्कता के कारण उसे मौका नहीं मिल पाया। सुबह 4 बजे के करीब वह ट्रेन के टॉयलेट के पास खड़ा हो गया, ताकि जैसे ही प्रीति वहां आए वह एसिड फेंक सके, लेकिन प्रीति वहां नहीं आई। अंत में जब प्रीति ट्रेन से उतर रही थी, तब अंकुर ने उस पर एसिड फेंका। अंकुर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ सबूत जुटाने में मुश्किल हो रही थी। पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर अंकुर को एसिड किसने दिया था। जांच में पता चला कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से एसिड खरीदा था, यह कहते हुए कि उसने अंकुर बैटरीज नाम से एक दुकान खोली है। दुकानदार ने उसे एक हॉर्लिक्स के डब्बे में 2 लीटर एसिड दिया था। अंकुर की फोन डिटेल्स से यह भी पता चला कि वह 1 मई को निजामुद्दीन स्टेशन पर था और 2 मई की सुबह वह मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर था। पुलिस ने अंकुर की पहचान की पुष्टि के लिए आई विटनेस पहचान परेड आयोजित की, जिसमें गवाहों ने उसे पहचान लिया। गवाह समीर शेख,
सलीम शेख और सलमान शेख ने अंकुर को पहचान लिया और बताया कि वही व्यक्ति एसिड फेंकने के बाद भाग रहा था। समीर शेख ने यह भी पुष्टि की कि पुलिस द्वारा घटनास्थल से बरामद किया गया डब्बा वही था जिसे उसने अंकुर के हाथ में देखा था। अन्य गवाहों ने भी उसकी पहचान की और बताया कि उन्होंने उसे ट्रेन में टॉयलेट के पास खड़ा देखा था। सभी पुख्ता सबूतों को देखते हुए पुलिस ने अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की और मामला स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू हुआ। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अंकुर ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन भी दिखाया, जिससे प्रीति के परिवार वालों का दुख और बढ़ गया। कोर्ट में कुल 37 गवाह पेश किए गए, जिन्होंने अंकुर की पहचान की और उसके खिलाफ गवाही दी। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर स्पेशल कोर्ट ने अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और 326 बी के तहत दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई, साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह पहली बार था जब भारत में किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा दी गई। इस मामले की पैरवी करने वाले स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एएम चिमलकर ने इसे महिलाओं के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया। जज ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि अगर उसने खुद अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वह उसी दिन मर जाती। अंकुर पवार की क्रूरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई तब भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं दिखाया और कोर्ट में बेशर्मी से मुस्कुराता रहा। यह मुस्कान प्रीति के परिवार के घावों पर नमक छिड़कने जैसा था। हालांकि मुंबई सेशन कोर्ट ने अंकुर को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन अंकुर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की। जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। प्रीति और उसके परिवार ने जो दर्द सहा, उसके सामने शायद उम्र कैद की सजा तो क्या, फांसी की सजा भी कम ही होती।